अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की और इसके अलावा अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है और वहां पे क्या कुछ हो रहा है और उसका इफेक्ट बाकी दुनिया में क्या हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। हमें जी भारत से ज्वाइन करेंगे राजीव जेटली साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी हमने सुना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी रही, जो यानी इससे पहले जो आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर थे, बेहतर करने की कोशिश भी की गई। ये इम्प्रेशन क्यों है कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है? मुझे लगता है वाजपेयी जी के वक्त पे जितना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया दोनों कंट्रीज की फ्रेंडशिप का, वो शायद मुझे लगता है इतिहास में कभी नहीं लिया गया होगा। हम बस लेकर के आए थे वहाँ पर और हमने कहा था 1 to 1 पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, और बहुत अच्छा भी हमारा आउटपुट निकला उसमें। आपने देखा कि हमारी क्रिकेट टीम्स जब वहाँ गई तो हमारे यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में लोग गए, बड़ी संख्या में, और वहाँ पे लोगों ने उनको बहुत अच्छा फेलिसिटेट भी किया। उन्होंने वहाँ पे अपने घरों में रखा। और यही बात पाकिस्तान के जब लोग इंडिया में आए तो उनको भी वही ट्रीटमेंट मिला, उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छी हमारे फ्रेंडली रिलेशन चल रहे थे। और उसके बाद आपने देखा कारगिल हुआ, तो ये उम्मीद नहीं थी। हम बहुत कंफर्ट पोजीशन में थे कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। कारगिल के बाद एक धक्का लगा, पूरी दुनिया ने देखा कि अगर किसी देश ने आपकी तरफ इस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो, तो वो एक रास्ता था हमारी अच्छी दोस्ती के लिए, एक गुड रिलेशन के लिए, पीस के लिए। उसके बाद सडनली इस तरीके की जो घटना हुई, वो पूरे देश में उसने एक एग्रेशन लेके आई। उन्होंने कहा कि भाई आपने इतना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इनफैक्ट जिन राजनीतिक पार्टियों का नाम आप ले रहे हैं कांग्रेस का, उनके भी इल्ज़ाम हम पर लगे कि आपने तो इतना अच्छा दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, देखिए ये जवाब आपको मिला। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्त वक्त पे इनिशिएटिव लिया नवाज शरीफ जी के साथ। उन्होंने आउट ऑफ द वे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो नवाज शरीफ साहब के घर पे गए थे। मुझे लगता है चुनौती भारत की तरफ से, चैलेंज भारत की तरफ से नहीं है, ये चैलेंज शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान में हम जिसे सोच लेते हैं कि ये डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है और हमें इससे बात करनी चाहिए, और वो बात जब आगे बढ़ती है तो उसके पास कहीं ना कहीं फौज का इंटरफेरेंस होता है, जनरल्स का इंटरफेरेंस होता है। वो अपने ही लीडर्स को नहीं चाहते हैं कि वो भारत के साथ बात करें। और देखिए, आप बड़ी दिलचस्प बात है कि जब तक परवेज मुशर्रफ आर्मी जनरल रहे तब तक वो भारत से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी तो उनका रवैया बदल गया। आपकी आवाज नहीं आ रही था जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी, आप बताइए। उनका भी अब फिर मानना था कि नहीं, हम दोनों पीपल टू पीपल। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, उस चैलेंज को आइडेंटिफाई मुझे लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जनता को करना है कि कौन लोग हैं जो हमारे बीच में हमेशा बैरियर बने। और दूसरी बात, आप बार बार ये कहते आए हैं कि हम सफरर हैं टेररिज्म के। हम भी कहते हैं कि हम सफरर हैं, जाने जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, कश्मीरी बच्चे वहां पर शहीद हो रहे हैं, कश्मीरी बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है। आज ही आप देखिए कश्मीर में एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर बिल्कुल कान के पास से गोली मारी गई। तो ये कहीं ना कहीं से, इसके लिए क्या हम चाइना को दोष दें, अमेरिका को दोष दें, अफगानिस्तान को दोष दें? तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके के जब एक्टिविटीज होती है तो वो हमारे रिश्तों के ऊपर बड़ी आम ये समझ ले कि ऊपर बैठे सियासतदान कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को खराब करके, मैं एक शब्द बोलूंगा, अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है कि पाकिस्तान में भी एक डिफेंस कॉलोनी है, या उसको कुछ और नाम दिया जाता होगा। मैंने सुना है कि उससे आलीशान बंगले कहीं नहीं है।
वहां पर एक कैप्टन रैंक के, कर्नल रैंक के ऑफिसर रिटायर होने के बाद जिस शानो शौकत से रहते हैं, उस शानो शौकत से एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं रह सकता, ऐसा मैंने सुना है। अगर इसमें सच्चाई है तो वो क्यों चाहेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन मजबूत हो? अगर इसमें सच्चाई है तो ये मुझे लगता है कि हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है और उस सरकार ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध अपने रखें। तो जो चैलेंज है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आतंकवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। अगर पाकिस्तान भी इस बात को क्लेम करता है तो पाकिस्तान को समझना होगा कि आप जिन्हें पाल रहे हैं वो कल को आपके लिए भी नुकसानदेह होंगे, नुकसान बनेंगे, क्योंकि कभी भी किसी ने आतंकवाद को पाल के सर्वाइवल नहीं किया है। इवेंचुअली उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे जिन देशों ने कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दिया या उनकी कोई और हिडन एजेंडा थे, आखिर में नुकसान उन्हीं को भुगतना पड़ा। तो ये चैलेंज है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब ने तो खैर बहुत बार कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी करतारपुर कॉरिडोर की बात हुई और उसको ओपन किया गया। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई कोशिश इन्होंने भी की कि टर्म्स बेहतर हो जाएं? और बाकी जैसे अभी अगर हम उसी से आगे बढ़ें और हम बात करें कि ये कब तक चलता रहेगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें डायलॉग पे आ जाना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उसे सॉल्व करना चाहिए, वरना कब तक ये होता रहेगा, कभी एयर स्ट्राइक हो रही है, कभी धमकियां लगा रहे हैं, कभी एक दूसरे को गलत स्टेटमेंट्स जा रही हैं। इससे सफर तो आम आदमी करता है ना, तो उसको तो कोई फायदा नहीं है अगर दो कंट्रीज के लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं या फौज लड़ रही है, नुकसान तो दोनों का है। इमरान खान साहब, आपको पता होना चाहिए कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उनका मैक्सिमम वक्त टाइम जो है वो भारत में बीतता था और बहुत लंबे वक्त तक वो भारत में रहे हैं। और ऐसा कोई सेलिब्रिटी, ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जिससे इमरान खान साहब का कांटेक्ट नहीं था। और मुझे तो ये भी याद आता है कि इमरान खान साहब भारत में बैठ करके कहते थे कि मेरा राजनीति, मेरी पॉलिटिक्स प्रोपेल करवाइए, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते थे। आज भी अगर इमरान खान साहब अपने अपने लेवल पे कोई इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है उन्हें भी वही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ा था। अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो शायद दोनों के रिलेशन अच्छे हो सकेंगे, लेकिन अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं, किसी और की गाइडलाइन पे चल रहे होंगे तो मुझे लगता है फिर वो संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और वो डिप्लोमेटिक स्तर पे हमने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारी एमईए ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, 1-to-1 कंटेक्ट के बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारे आर्मी जब डिस्कशंस पाकिस्तान आर्मी के साथ होती है तो हमने एक ही बात रखी है हमेशा कि आपको टेररिज्म को एरेडिकेट करना पड़ेगा। और टेररिज्म को एरेडिकेट करने के बहाने कुछ भी हो सकते हैं, ना एरेडिकेट करने के बहाने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब भी उसको जस्टिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में दरार तो आएगी। लेकिन अभी जैसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो उससे आपको क्या लगता है कि जो हम सॉफ्ट इमेज बनाने की बात करते हैं इमरान खान साहब के, हमें दुनिया में पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बनानी, लेकिन साथ ही तालिबान को सपोर्ट बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रही है। आपने देखा कि हमारे आईएसआई के चीफ भी गए वहां पे और बाकी स्टेटमेंट्स भी मिनिस्टर्स के आ रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को, और दूसरा इससे अब इंडिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा तालिबान की गवर्नमेंट आने से? देखिए, क्योंकि तालिबान को कुछ देशों ने आइडेंटिफाई किया है, चाइना ने थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाया, पाकिस्तान ने तो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट अपनाया। कई बार हैरानी इस बात की होती है कि पाकिस्तान जो अपने आप को लिबरल बताता है, एडवांस बताता है, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के बड़े आर्मी ऑफिसर्स जिनके बच्चे शायद अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के आउटफिट आप देख लीजिए, उनके कपड़े देख लीजिए, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए और उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कहीं मैच नहीं करती है। वो उस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं, तालिबानी उस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पॉलिसी के अंदर कोई औरत अपने घर से बाहर अपने शोहर के बिना नहीं निकल सकती है। वो उस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पॉलिसी के अंदर आपको पूरा तन अपना ढकना है कपड़ों से। तो आप ये सोचिए कि वो किसके लिए मुसीबत बन रहे हैं।
इस पॉलिसी को डिफेंड करके। मैं ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि तालिबान सरकार बनाए या ना बनाए, सरकार का नाम तालिबान हो सकता है, सरकार का नाम अफगानिस्तान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वहां पर बच्चों के राइट्स नहीं दे रहे हैं, वुमेन राइट नहीं दे रहे हैं, वहां पे इस तरीके के कानून बना रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, उसके बावजूद एक देश उस पॉलिसी को डिफेंड कर रहा हो, उस पॉलिसी का फेवर कर रहा हो, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो इमेच्योर लीडरशिप या इमेच्योर पॉलिसीज है, वो कहीं उसका नुकसान भारत को नहीं होगा, उसका इवेंचुअली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। ये कल्चर जिस दिन पाकिस्तान के अंदर एंटर करता चला जाएगा, उस दिन पाकिस्तान के और बुरे हालात होते चले जाएंगे। मुझे एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, एक इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एक पंजाबी मूवी बनी थी, उसमें हमारी बहुत सीनियर एक्टर हैं, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं किरण खेर जी, शायद संपानी करके उस मूवी का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें यही बात दिखाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर ये कट्टरपंथी कैसे पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी, तब लोग क्या सोचते थे कट्टरपंथी के बारे में। तो पाकिस्तान के लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं थे, बहुत खुले विचारों के थे। ये किस टाइम पे मुहिम शुरू हुई थी, इसका नुकसान किस किस को उठाना पड़ा, कैसे यूथ को बदला गया, कैसे यूथ को कट्टरपंथी की तरफ लेके जाया गया, और उस कट्टरपंथी की तरफ ले जाके जिस पाकिस्तान की जीडीपी हमसे बेटर होती थी उस वक्त पे, तो उसके बावजूद वो इतना पीछे चले जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि चंद लोगों ने तो अपना फायदा उठाया, लेकिन इवेंचुअली पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो नुकसान में रही, उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इन पॉलिसीज का। तो अगर पाकिस्तान ने ईमानदारी से पाकिस्तान की जनता के लिए कोई काम करना है, आवाम के लिए कोई काम करना है, तो वो पहले पाकिस्तान के लिए तो ईमानदार हो जाए। जिस दिन वो पाकिस्तान की जनता के लिए ईमानदार हो जाएंगे, भारत के लिए वो अपने आप ही ईमानदारी सामने आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर ये चीज अभी की नहीं है, ये पिछले 40 साल से जब ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट आई थी तब से ये चीज चलती जा रही है कि बहुत ज्यादा इस्लाम और ये सारी चीजें। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि भारत में भी बहुत से मुस्लिम्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालिबान को बहुत वेलकम कर रहे थे और उनको बड़ा सपोर्ट दिया जा रहा था। कुछ वीडियोज आई थी सोशल मीडिया पे, कुछ क्लिप्स थे, और एक मौलाना साहब, वो भी इंडिया से ही थे, उनका मैंने स्टेटमेंट देखा था। वो कह रहे थे कि जो लड़कियां हैं, यानी जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, उनको ज्योग्राफी ना पढ़ाई जाए, वरना उनको पता लग जाता है दिल्ली कहाँ है, कराची कहाँ है, मुंबई कहाँ है, तो उनसे उनको घर से भागने में आसानी होती है। तो वो इस तरह की बातें हमारे यहाँ तो मुझे समझ आती है करते, लेकिन इंडिया को तो मैं हमेशा से समझती थी कि काफी एडवांस किस्म के लोग हैं और इस तरह की अजीब सी बातें नहीं करते होंगे। तो इस चीज को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? आपका क्या ख्याल है कि ये बढ़ती जाएगी या आप इसको रोक लगा पाएंगे? मुझे हैरानी होती है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के अंदर मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करते थे और कहते थे कि मैं मदरसों को मॉडर्नाइज करूंगा, और मदरसे जो हैं वो इस्लामिक से ज़्यादा साइंस को पढ़ाना शुरू करें, और वही बात जब हम भारत में करते हैं कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करें, हम बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दें, तो इसकी खिलाफत होती है। तो ये कट्टरपंथी का ही रिजल्ट है जो आपने देखा, प्रो तालिबान स्टेटमेंट आ रही थी। भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि जितना हम कट्टरवाद को बढ़ावा देंगे या तालिबान का सपोर्ट करेंगे, उतना मुसलमान हमारे करीब आएगा, ऐसी उनकी सोच है। और जब ये सोच पैदा हो जाती है तो वो जो जिस धर्म के भी वो लोग हों, अगर ये सोच पैदा हो जाती है, वो अपने धर्म के लोगों को आगे नहीं कर पाते हैं, वो उनको पीछे खेलने का काम करते हैं, और वो काम किया जा रहा है। और इसी बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हम हर किसी से कहते हैं कि जब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका बराबर का बंटवारा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, सबको राइट मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनके जो राइट बनते हैं वो हमने आजकल जो पॉलिसी शुरू करी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि उनके अकाउंट में जाना चाहिए, कोई मिडिल मैन नहीं होना चाहिए, बच्चे अपग्रेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। और हमने तो आपने देखा कि जो मुस्लिम महिलाएं, जो ट्रिपल तलाक वाला जो इशू था, हमने उसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया, उसमें भी हमने लड़कियों को प्रोटेक्शन दिया, वुमेन को प्रोटेक्शन दिया। हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जो अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन कहीं
वो चुनौती, वो चैलेंज बनते हैं उन लोगों के लिए जिनका एजेंडा कट्टर इस्लामीकरण करने का होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी बच्चियां आगे निकले, वो नहीं चाहते कि उनकी वुमेन के पास वो अधिकार हो जिसमें उनका एक ही शौहर हो। तो ये सब चीजें वो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ के देखते हैं। और कुछ जो लिबरल लोग हैं उन्होंने बकायदा कुरान और शरिया को आगे रख के इस बात को जस्टिफाई किया कि हमारे इस तरीके के कोई भी धार्मिक आधार पे कोई कानून नहीं है जिसमें सारे अधिकार किसी भी आदमी को, राइट सारे आदमी को मिलते हैं और औरत को। लेकिन उन लोगों को भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और वो आंखें चाहे तालिबान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, वो तीनों का ही नुकसान कर रही है। नहीं बिल्कुल, लेकिन एक चीज और यहाँ पे राजीव जी मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, जो लोग फील करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एनालिस्ट हो, तो बात करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पसंद नहीं आता। और हमारे यहाँ ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं वो अक्सर आपको घर बैठे नजर आएंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं या उनकी किसी गलती को बताते हैं। आपके यहाँ किस तरह का माहौल है? आपके यहाँ आप लोग बात करने देते हैं जर्नलिस्ट को? और दूसरा ये कि आपके यहाँ पहले एक बार जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट चला, उससे पहले दिल्ली में एक मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो वो पेपर्स वगैरह दिखाने की बात हो रही थी। तो कहीं आपको लगा कि आप लोगों से कोई गलती हुई थी, गवर्नमेंट से आपकी कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट सामने आए, और कोई सोचता है बैठ के कि हम कुछ ऐसा काम करें, मतलब आपकी गवर्नमेंट के कुछ ऐसा काम करें कि तुम्हें दोबारा ये चीज फेस ना करनी पड़े, ना ही लोगों को परेशानी हो? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, हो सकता है हम समझाने में कई बार कामयाब नहीं भी रहते हैं, अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है और वो कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये बात अलग है कि हम उसके ऊपर नेगोशिएशन करते हैं, उस नेगोशिएशन के बाद लोगों को समझाया भी जाता है कि जो भी हमने लॉ या कानून बनाया वो तुम्हारे फेवर में है, उसमें कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस है। आप देखिए, हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर लगभग 9 महीने से लोग बैठे हैं। ये शायद किसी और देश के अंदर होता तो शायद अब तक गोलियां चल चुकी होती और उनको उठा दिया जाता वहाँ से, लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमने ये अधिकार उनको दिया, ये राइट उनको दिया हुआ है। तो भारत के अंदर जर्नलिज्म इज दैट फ्री, इतनी इतनी पूरी तरह से ओपन है कि आप कहीं तक भी जा करके, हमारे डिफरेंट थॉट्स वाले जर्नलिस्ट होते हैं, वो अच्छा भी लिखते हैं, वो सरकारों के खिलाफ भी लिखते हैं और बहुत बुरा भी लिखते हैं। कई चीज़ों को उन्होंने स्पाई कैमरा से एक्सपोज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ये राइट नहीं है, दे आर फ्री टू डू देयर जॉब और वो कर रहे हैं अपने काम। लेकिन सर आप जैसे कह रहे हैं ना कि लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं 8 मंथ से 9 मंथ से, तो आपने कभी, आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि उनका क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर दिया जाए? वो इतने टाइम से बैठे हैं तो कोई ना कोई बड़ा इश्यू होगा ना जो बैठे हैं। और बहुत से लोग इंडिया में ऐसे जो जॉब्स का कहते रहते हैं, बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ कि वो जब से ये कोविड आया था उस टाइम से उनके पास जॉब नहीं है। तो कैसे कोई अपना घर चलाएगा, कैसे लोग करेंगे? तो ये चीजें आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रही, या फिर उस तरह से नहीं हो पा रही जैसा लोग चाहते हैं आपके? 2018 जब कोविड नहीं था उस टाइम पे जितनी जॉब क्रिएट हुई थी, इस कोरोना पैंडेमिक में जो चैलेंजेस हुए थे, उसके बाद आज 2022 में 2018 मतलब प्री कोविड से भी ज़्यादा जॉब आज 2022 में क्रिएट हुई है। अभी हमारे रिसेंटली 2 हफ्तों के 2 वीक्स के जो हमारे आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया कि भारत में ऑटोमोबाइल में, आईटी सेक्टर में, रियल एस्टेट में और एग्रीकल्चर में तो हम वैसे ही टॉप पर रहते हैं। एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर में एग्री फूड्स का प्रोक्योरमेंट में इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स, क्योंकि आज हम देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो आज तब भी हम वर्ल्ड में लगभग फर्स्ट नंबर पे हैं। इवन अभी पीछे जो कुछ वक्त ऐसा निकला कि हमने चाइना को भी पिछाड़ा पीछे, अमेरिका से भी हम आगे रहे हैं। तो ऐसी भारत के अंदर जो शेप, भारत में जो शेप चेंज हो रही है, भारत की जो शेप चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं कि कोई हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम कितनी फैसिलिटी उसको देते हैं। स्किल्ड लेबर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू करा है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज शुरू करी हैं
तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तो हम स्कूल लेवल से एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन देनी शुरू कर दी है। तो हम हर उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो फील्ड भारत को आगे लेके जा सकती है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आप ये इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, केवल एक रिलीजन के आधार पे देश को चलाएंगे, या कोई भी अपने प्रदेश को चलाने की, या कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाने की कोशिश करेगा, वो 2 स्टेप आगे नहीं जा सकता, वो 20 स्टेप पीछे जरूर जाएगा। तो बदलने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है सबको बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी हैं जो इस तरीके के चैलेंज क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे एक खुशकिस्मती है कि जनता इज़ वेरी लिबरल, बहुत समझदार है। और अब तो हमारी जो मुस्लिम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी बहुत लिबरली, बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल रही हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है। तो ज़्यादातर लोग अब हावी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए, वक्त लगेगा उनको भी सुधरने में, वो शायद वो भी सुधर जाएंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। हमारे यहाँ बहुत बार ऐसी बात होती है कि अगर हम लोग ये कहते हैं, यानी जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट से कोई चीज़ हैंडल नहीं होती, अब जो जिसके लिए उनको वोट दिया गया है, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो लोगों के अपनी प्रॉब्लम्स हो, तो फिर वो कह देते हैं जी भारत से बहुत खतरा है, भारत जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। यही चीज़ हम कभी सुनते हैं, आपकी साइड के लोग भी बात करते हैं कि जब चीजें हैंडल नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी से, जो गवर्नमेंट चला रही होती, तो वो कह देते हैं कि जी सियाचिन में हमारे फौजी लड़ रहे हैं, या ये कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये सब वाकई में ये इस चीज को अटेंशन डाइवर्ट करने की एक रीजन होती है, या वो वैसे ही हो जाता है और आप लोग अपनी जगह सही काम कर रहे हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान में जनता को, आवाम को ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक हाइपोथेटिकल आंसर दे रहा हूँ इसका, कि आप अपने सारे बॉर्डर्स खोल दीजिए, हम्म, आसपास के सारी कंट्रीज अपने सारे बॉर्डर खोल, एक भी भारत का आदमी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बांग्लादेश नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पर तो वो जरूर आ सकते हैं, आएंगे, ये भी श्योर है, लेकिन भारत का कोई नागरिक, कोई सिटीजन वहां नहीं जाएगा। तो जो इंडिया की पॉलिसी और फिलॉसफी है, वो है यही कि हमने दूसरे के एरिया में नहीं जाना है, हमने दूसरे के एरिया को कैप्चर नहीं करना है, हमें अपने देश के अंदर रहना है। तो सबसे लिबरल कौम कोई है, उससे अगर कोई खतरा बताता है, तो वो अपने आप में अपनी आवाम के लिए खतरा बन रहा है। क्योंकि सबसे लिबरल आज भारत के अंदर बांग्लादेश से वर्कर आते हैं। कभी भारत का आपने नहीं सुना वो कोई आदमी जाके बांग्लादेश में काम करने के लिए इलीगल तौर पे जा रहा हो, लेकिन बांग्लादेश से भारत में पश्चिम वेस्ट बंगाल के अंदर लोग आते हैं। भारत के अंदर दूसरे जगहों से लोग एंटर करते हैं, रोहिंग्यास एंटर करते हैं, वो यहाँ आके एकोमोडेट होना चाहते हैं। तो भारत तो वो देश है जहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जब बात आ रही है, तो ऐसे आपने देखा बहुत बड़े लेवल पे भारत में सिख आए हैं, हिंदू आए हैं। अभी तक कानून नहीं था हमारे पास, लॉ नहीं था हमारे पास, तो वो लोग बेचारे छोटे छोटे घरों में झुग्गी में रहते थे, यहाँ पर आकर वो इनसिक्योर फेस करते थे वहाँ पे अपने आप। तो वो भारत में आ रहे हैं। भारत का आदमी कभी भी बाहर जाके, हाँ जाएगा, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, सेटल होता है वो अच्छी डेवलप्ड कंट्री में, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। उनको बोलिए इस बात से मत घबराइए आप, कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो भारत आप पे अटैक करे। भारत क्यों करेगा आपके ऊपर अटैक? भारत तो कभी चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान हमसे अलग हो। हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा था। हमारी तो आज भी फिलॉसफी है, हम अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत का मतलब ही यही है, जो भारत था वो भारत वापस मिलना चाहिए, वापस बनना चाहिए वो। तो क्या उसमें मुसलमान नहीं रहते थे? क्या उसमें हिंदू नहीं रहते थे या सिख नहीं रहते थे? अखंड भारत का मतलब ही वही था कि सभी लोग सभी धर्मों के लोग उसके अंदर रहे। हम तो आज भी इस सपने के साथ जी रहे हैं। सर, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप आगे पाकिस्तान और इंडिया को लेकर, कि कुछ टेंशन कम होगी, या लग रहा है कि इसी तरह से चलता रहेगा, हर कुछ दिन के बाद एक दूसरे के ऊपर स्टेटमेंट्स? और वो तो हमारे DGISPR ने भी कहा, सॉरी DGISPR कह रही हूँ, आर्मी चीफ ने भी कहा था कि आप पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने का कोई चांस है? हमारे बहुत सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्कशन में रहते हैं। मुझे लगता है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा एक ही एजेंडा है, इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म। फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी है वो है। हमारे संबंधों के बीच में अगर कड़वाहट है तो उसका एक ही वजह है, कोई दूसरी वजह नहीं है। हम एक बिजनेस करते आए हैं, हमारे अटारी बॉर्डर से हमने काम किया है पाकिस्तान के साथ, हमने बसेस लेके गए हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश करी है।
लेकिन बात टॉक्स एंड टेररिज्म बोथ कैन नॉट वर्क गो टुगेदर। तो किसी एक चीज़ को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम टेररिज्म को छोड़ते हैं तो हमारी टॉक्स आगे जाएंगी, लेकिन आपका एजेंडा टेररिज्म रहता है फिर वो चैलेंजेस तो रहेंगे। उस पे तो खैर पाकिस्तान बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि FATF में भी हम फंसे हुए हैं, लेकिन आई थिंक साथ मिलके भी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। डायलॉग होना चाहिए सर। डायलॉग अगर हम बंद कर देंगे तो फिर तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि उधर से आप लोगों ने स्टेटमेंट दे दी, यहाँ से एक ट्वीट यहाँ से चला गया। ये तरीका या ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता ना उसका। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्टेटमेंट। तो हमें एक्शंस दिखाने होंगे, स्टेटमेंट से कोई फायदा नहीं। हमें एक्शंस दिखाने होंगे, हमें देखना होगा कि हम क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं। आप जो कहते हैं वो करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उस स्टेटमेंट की कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, तो मुझे लगता है ये स्पॉन्टेनियसली आप देखना रिलेशन अपने आप सुधर जाएंगे। इसको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल जी बस अच्छे करिए, आप टेररिज्म का सपोर्ट मत करिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे जाके डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। ये अपने आप ही रिलेशन अपने आप हो जाएंगे। ठीक, हम सुधार देंगे रिलेशन को, दोनों तरफ से सुधर जाए। तो एक बेहतरी के लिए जो पाकिस्तान में भी जिसकी अच्छाई, पाकिस्तान को भी जिसका अच्छा रिजल्ट है, हम तो वो बात कह रहे हैं। कौन सा देश, कौन सी कंट्री कहेगी कि मैं टेररिज्म को बढ़ावा दूं? और आप भी नहीं कहते हैं, पाकिस्तान के सियासतदान भी नहीं कहते हैं कि हम बढ़ावा देते हैं। अगर नहीं देते तो मत दीजिए ना, खत्म ही करिए उसको। खत्म करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान को भी इस पे बड़ी सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो FATF से निकले और बाकी सारे इश्यूज भी सॉल्व हो और भारत के साथ टर्म्स बहुत बेहतर हो सकें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।